प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और हम यूपी छात्रवृत्ति का जो फॉर्म निकला हुआ है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको रीजनिंग के 2 चैप्टर पूरे करा दिए हैं। ठीक है, आज हम मैथ का 1 चैप्टर पूरा करते हैं। यानी कि हम मैथ और रीजनिंग को एक साथ लेके चलेंगे। जैसे ये ख़त्म होंगे, बाकी जो सब्जेक्ट हैं इसके, उनको एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, हम 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलते हैं। अगर आपने रीजनिंग के 2 चैप्टर वो नहीं देखे हैं तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं चैनल पर। चैनल का नाम है मैथ्स वाला गुरुजी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो बनाती सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैथ को मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, बिल्कुल समझाते हुए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो जीरो से बिल्कुल शुरू करूंगा। तो सब बच्चे वीडियो देखते रहें और नोट्स बनाते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अंक क्या होता है। अंक, ठीक, सबसे पहले हम क्या जानते हैं, अंक क्या होता है। देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास 10 चिन्ह है। आप यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो 10 होंगे, इनको चिन्ह बोलते हैं। ये 10 चिन्ह है। ठीक है, तो जो ये 10 चिन्ह है, इनसे ही क्या बनते हैं, हमारा अंक बनते हैं। ठीक है, इन 10 चिन्हों को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। संख्या क्या होती है, इन अंकों का प्रयोग करके एक या एक से अधिक अंकों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, संख्या बना सकते हैं। जैसे हमने कह दिया 4, ये भी संख्या है। जैसे मैं कह दूं 32, ये भी संख्या है। जैसे मैं कह दूं 425, ये भी संख्या है। जो हमने जो संख्या बनाई है वो किन का प्रयोग करके बनाया है, हमने अंकों का। तो यह जाती है संख्या। ठीक है, इसके बाद किसी भी संख्या को अगर हमें पढ़ना हो, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे ये संख्या पढ़नी है तो मैं क्या करूँगा, इकाई, और इसको क्या बोलूँगा मैं, दहाई। ठीक, दहाई का मतलब होता है 10। ठीक, इकाई का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक, आप इसको कह सकते हैं इकाई। ठीक है, अगर मैं इसको पढ़ूं, ये हो जाएगा इकाई, इसको कह सकते हैं दहाई, और इसको कह सकते हैं सैकड़ा। ठीक, सैकड़ा मतलब 100। ठीक है, तो हमें किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा की, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है स्थानीय मान। इस पे जो आधारित जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, मैं आपको वो भी कराऊंगा सारे के सारे। ठीक है, जो पिछले साल आए हुए हैं एग्ज़ामों में, वो भी मैं सारे आपको कराऊंगा। देखो, आपने सुना होगा स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक, और एक आपने सुना होगा जातीय मान। स्थानीय मान, जातीय मान। ठीक है, तो बच्चा इनमें भी गलती करता है। तो स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, मान लिया कोई संख्या है 2, 4, 6, 7, वो कह रहा है कि इसमें 6 का स्थानीय मान निकालिए, 6 का स्थानीय मान निकालिए, क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 6 को उठाएंगे, 6 गुना 6 के पीछे कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो यहाँ पे हम 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 60। अगर वो कहेगा इसमें 2 का स्थानीय मान बताइए, तो हम 2 को उठाएंगे, 2 गुना 2 के पीछे देखेंगे कितने अंक हैं, 1, 2, 3, तो हम 1, 2, 3 से गुना कर दे, 1000 से गुना कर देंगे, यानी 3 जीरो, जितने अंक होते हैं इतने ही जीरो से हम गुना कर देते हैं,
तो 1 2 3। वो कह देगा 4 का स्थानीय मान बताइए, तो हम 4 को उठाएंगे, 4 गुना कितने अंक है 4 के पीछे, 1 2, तो 2 जीरो से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 से। ठीक है, ये स्थानीय मान हो जाता है। अगर वो कह दे कि 2 4 6 8 में जातीय मान बताइए, किसका जातीय मान, वो कह देगा 6 का जातीय मान बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इतनी बात याद रखनी है, अगर उसने जातीय मान पूछा है, जिसका जातीय मान पूछेगा उसका जातीय मान वही है। कैसे, वो कह देगा 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 का जातीय मान 6 ही है, चाहे वो कहीं भी लिखा हुआ है। वो कह देगा 4 का जातीय मान क्या है, तो आप कह दोगे सर 4 का जातीय मान 4 ही है। वो कह देगा 2 का जातीय मान बताइए, तो 2 का जातीय मान 2 ही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा स्थानीय मान और जातीय मान। इस पे जो आधारित क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, हम इसके बाद करेंगे। पहले आप थोड़ा सा समझ लो कि ये चीज़ें क्या होती हैं और इनके नोट्स बना लो, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ये सब समझेंगे आज हम। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, देखो ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। 1 से लगा के 9 तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। आप कहोगे सर आपने इसमें 0 तो नहीं लिखा है, तो आप एक याद रखें कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो फिर क्या होती है, तो आप एक लिखेंगे पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं, तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये होती है पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण मतलब पूरा। देखो अगर हमने इसमें 0 नहीं लिखा है तो हो गई प्राकृतिक संख्याएं, और वो कह देगा पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं, तो हमें इसमें केवल क्या लिखना है, 0 लिखना है, तो ये हो गई पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब अगला इसमें जो आता है वो आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, देखो ध्यान से समझेंगे। पूर्णांक क्या होता है पूर्णांक। देखो पहले हम 0 लिखेंगे, यहाँ पे पूर्णांक को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। तो 0 से बड़ी संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, कहीं तक भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, 9 तक लिखेंगे। फिर हम 0 से छोटी संख्या लिखेंगे, -1 -2 -3, ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो जो ये समूह होता है ऋणात्मक, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, जो ऋणात्मक संख्याओं का और जो धनात्मक संख्याओं का जो ये समूह होता है, इसको हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं इसको, हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और इसको कह सकते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, यानी ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाली और धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाली। ठीक है, तो आप समझ गए पूर्णांक क्या होता है। 0 से लगाएंगे, पहले 0 से बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर 0 से छोटी संख्या लिखेंगे माइनस लगा के,
ठीक है। माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं। -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है। ठीक है। जिसके सामने माइनस लग जाता है वो संख्या होती तो आपको बड़ी दिख रही होगी, लेकिन एक्चुअल में होती है वो छोटी, यानी कि -2 से छोटी -3 है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। के बाद सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या आती हैं, सम संख्याएं। ठीक है, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। ठीक है, कैसे, देखो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो ये क्या है, सभी सम संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद आती है विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं आप लिख सकते हैं कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं, यानी कि जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी नहीं कटती हैं या 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। कैसे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, आगे आप कहीं तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये विषम संख्याएं हैं और ये सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी नहीं कटती है उसे विषम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या आती है, ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से कटे और 1 से कटे उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। 1 से कटे और केवल अपने आप से कटे। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे चलते चले जाएंगे। कैसे समझेंगे, देखो, ये जो संख्या है ये केवल अपने आप से कट सकती है 2 से, या केवल 1 से कट सकती है। और कोई संख्या है जो इसको काट दे, और कोई संख्या नहीं है जो इसको पूरा पूरा भाग कर दे। ठीक है, ऐसे 3 ले लो, या तो ये अपने आप से कट सकती है 3 से, या 1 से कट सकती है। ठीक, और कोई संख्या नहीं है 3 को काट दे पूरा पूरा। ठीक, ऐसे ही आप इसको देख लो 13 को, आपको सबको चेक करके देख सकते हैं। 13 को केवल 13 काट सकता है, और कोई काट सकता है, नहीं काट सकता, या इसको 1 काट सकता है पूरा पूरा। ठीक, या तो हम इसको 1 से भाग दें तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, या हम 13 को 13 से भाग दें तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और अपने आप से विभाजित हो उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, और आप एक बात याद रखेंगे, जो 1 है वह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, आप इसको याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं है, तो क्योंकि मैंने लिख दिया कि 1 वह एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, सबसे, बताओ मुझे सबसे छोटी, सबसे लिखी हुई है यहाँ पे
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। देखो सबसे छोटी क्या है, 2 है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन क्या होती है, तो आप बताएंगे कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, अब अभाज्य हमने सीख ली। अब हम सीखते हैं भाज्य। भाज्य मतलब जो भाग हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं उसमें एक आता है या नहीं आता है। ठीक है, समझेंगे। पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या क्या होती है, देखो ध्यान से समझेंगे सब। भाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्याएं देखो ऐसी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी भाग हो जाए, उनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। कैसे समझेंगे, यानी कि एक और अपने आप के अलावा समझाऊंगा कैसे, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, भाज्य। जैसे मैं कह दूं 4 है, मैं कह दूं 4 है, तो देखो जो 4 है वो 1 से भी भाग हो रहा है, अपने आप से भी भाग हो रहा है, और आप ध्यान लगा रहे होंगे कि ये सर 2 से भी भाग हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा किसी और अन्य संख्या से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे मैं लिख दूं 12। ठीक, 12 देखो 1 से भी हो रही है, 2 से भी भाग होती है पूरी पूरी, 3 से भी होती है, 4 से भी होती है, और 12 से भी होती है। यानी कि एक और अपने आप के अलावा और भी अन्य संख्याओं से ये पूरी पूरी भाग हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। और जो केवल एक और अपने आप से विभाजित होगी वो होती है अभाज्य संख्या। जैसे आप लिख दो 6। ठीक, अब देखो 6 किस किस से भाग हो रहा है, 1 से भी भाग हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, और अपने आप से भी हो रहा है। ठीक, तो 1 से और अपने आप के अलावा और भी 2 संख्याओं से ये भाग पूरा पूरा हो रहा है 6, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं लिख लो कौन कौन सी होती है। 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे आप लिख सकते हैं, जो एक और अपने आप के अलावा और किसी संख्या से भी पूरी पूरी भाग हो, तो उन्हें हम कह सकते हैं भाज्य संख्याएं। आप सीख गए हैं, रटने की जरूरत नहीं है, बस देख लो कि एक और अपने आप के अलावा और भी किसी संख्या से ये कट रही है या नहीं कट रही है, तो वो हो गई भाज्य संख्या। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं। देखो तुमने जो आपके क्लास का जो सिलेबस है, तुमने परिमेय संख्याओं को उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, एक बार मैं भी तुम्हें बिल्कुल इजी तरीके से समझा देता हूँ कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ कि सारी चीज़ें छोटी छोटी, अगर आपको छोटी छोटी बातें पता लग जाएं तो आपके लिए गणित बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है और आप डायरेक्ट कहते हैं सर मैं सवाल कर लेता हूँ, तो आप उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको मैथ सीखने के लिए सबसे पहले आपको सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। भाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। क्योंकि उसमें ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं कि बताइए निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है।
निम्न में से अप्रिमेय संख्याएं कौन सी है, निम्न में से बताइए भाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जितनी भी आपकी जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम है, आज आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जैसे वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले वो पहुंच जाए, ठीक है। और इनके नोट्स बनाते रहें। तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी होती है। ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी रहती है उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। और इसमें एक शर्त होती है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। क्या शर्त होती है इसमें? कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम मैं लिख दूं कि 1/0, तो ये परिमेय संख्याएं नहीं है। क्यों? उसने कहा है कि q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कैसे लिखते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, 1/4, इसको p मान लो, उसको q मान लो, 3/4, 5/6, 7/8। तो ये सारी क्या है? परिमेय संख्याएं। आप ऐसे भी इसको लिख दो सर, 2, 4, 5, 8, ये भी क्या है? परिमेय संख्याएं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो केवल p लिखा है नीचे, तो इसमें कुछ लिखा नहीं है क्यों की जगह। तो आप अगर किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख दें तो कुछ फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ रहा है फर्क। अगर हम किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं, ठीक। अब दूसरी आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अब दूसरी आती है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो p बटे q की फॉर्म में नहीं होती है, नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। मतलब ऐसी संख्या जिनको हम ऐसे नहीं लिख सकते, बटे के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्योंकि अ लग गया है तो अ मतलब जो परिमेय नहीं है, ठीक। कैसे? जैसे मैं लिख दूं √2, √3, √5, √6, √11। तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक। तो आपने परिमेय सीख ली, अपरिमेय सीख ली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन किस तरह का आता है, देखो ध्यान से। आपसे वो योग पूछ लेगा, ठीक है। ये बताइए 1 से लगा के 40 तक की सभी संख्याओं का योग क्या है। या वो कह देगा 1 से लगा के 20 तक की सभी संख्याओं का योग क्या है, ऐसे कर देगा वो। 7 + 8 ऐसे करते करते वो क्या कह देगा? ये है 20 तक। वो कह देगा इन सभी संख्याओं का जोड़ बताइए क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको तरीका नहीं पता है, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15। तो आप ऐसे जोड़ते जोड़ते 20 तक जाएंगे। तो आपको कितना समय लगेगा ऐसे करने में, ठीक। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा पेपर में, ठीक। आप अब फिर भी नहीं बन पाएगा। मान लिया 20 की जगह उसने यहाँ पे 80 दे दिया, फिर क्या करेंगे भाई, ठीक है। तो हमें तरीका सीखना है, छोटा तरीका, कि हम इसको 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं पूरे जोड़ को। देखो कैसे जोड़ सकते हैं। एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, n+1/2, ठीक। क्या फॉर्मूला है? थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, n+1/2। अब ये n क्या है? n हम इस लास्ट वाली संख्या को मान लेते हैं कि सर n ये है। n मतलब जितने ये पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पद हैं? 20 हैं। यानी n अब क्या होती है? पदों की संख्या, ठीक है। यानी कि जितने भी लिखे हुए हैं ना, तो इनको हम क्या कहते हैं? n कहते हैं। तो कितने संख्याएं आई? 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे। तो
तो 20 हैं, तो हमने किसको 20 मान लिया, तो 20 n की जगह 20 रख दिया हमने, ठीक है। 20 गुना 20 और 1 21, ये 21 हो गया, ठीक। तो गुणा में लिखे तो 20 गुना 21/2। जब 2 को 20 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 बार, और 10 की गुना जब 21 में करेंगे तो आ जाएगा 210। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको इतनी आसान तरीके से बता सकते हैं कि 1 से लगा कर 20 तक की सभी संख्याओं का जो जोड़ होता है वो 210 होता है, ठीक है। अगर वो कह दे, अगला क्वेश्चन वो दे दे 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करता करता वो कह दे कि सभी 40 तक की सभी संख्याओं का जोड़ बताइए, क्या होगा। तो सभी संख्याओं का जोड़ क्या होगा, मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला क्या है योग का, n + 1/2। n क्या है, कितनी संख्याएं हैं, 1 से लगा 40 तक, तो 40 ही होंगी, तो n हो गया 40। तो 40 गुना 40 और 1 41/2। जब 2 से 40 को काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 20, और 20 की गुणा 41 में करेंगे तो आ जाएगा 820, ठीक है। ये इसका जोड़ हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है। आगे चलें, और किस तरह का सवाल आएगा। और आ जाएगा, वो कह देगा स्क्वायर कर देगा, वो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कह देगा 10 का स्क्वायर, इनका योग बताइए। तो आप, अगर आपको तरीका नहीं पता है तो क्या करेंगे, पहले 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, इसे जोड़ेंगे, फिर 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, उनको जोड़ेंगे। ऐसे जोड़ते जोड़ते आपको क्या होगा, 10-20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। पेपर में इतना टाइम थोड़ा ही मिलता है कि आप एक क्वेश्चन में 20 मिनट लगा, ठीक है। तो आपको इसका भी एक तरीका मैं बता देता हूँ, क्या होता है योग का फॉर्मूला, अगर स्क्वायर चढ़ रहा हो, ठीक। तो n + 1 2n + 1/6, ठीक। n बराबर क्या है, 10। n की जगह क्या रखना है, हमें 10 रखना है। देखो रख लो यहाँ 10, 10 गुना 10 और 1 11 गुना 10, यहाँ रखेंगे 10 दूनी 20, 20 और 1 21/6, ठीक। अब इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 3 से काट लो, 3 से ये 2 बार कट गया, और 3 से ये 7 बार कट गया, 2 से ये 5 बार कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 गुना 11 गुना 7, ये बच गया। इसकी जो भी गुणा आएगी वो इसका योग हो जाएगा, ठीक है। गुणा आप कर सकते हैं, गुणा करना इतना ज़्यादा बड़ा कुछ काम नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर वो कह दे कि 20 तक बताइए, तो आप कैसे करेंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई है, 20 हो गई है। तो कितनी संख्याएं होंगी, 1 2 3 4, आप गिनेंगे तो कितनी हो गई, 20 हो गई। तो यहाँ पे 20 रख लो, 20 गुना 20 और 1 21 गुना 20 दूनी 40, 40 और 20 दूनी 40, 40 और 1 41/6। तो 2 से काट लो इसको, 3 बार कट गया, और 2 से काट लो इसको, 10 बार कट गया। 3 से ये कट जाएगा 7 बार, तो कितना आ जाएगा, 10 गुना 7 गुना 41। इसकी गुणा तुम कर सकते हो आसानी से, जो भी इसकी गुणा करके आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब एक टाइप का और क्वेश्चन आता है इसमें, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर वो घन कर दे, तो घन कर दे मतलब स्क्वायर की जगह घन कर दे। यानी कि अभी तो हमने क्या लिखा था, 1 की पावर 2 लिखी थी। अगर वो कह दे सर 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, ऐसे लिख दे सर, और वो कह दे कि 10 तक बताइए क्या जोड़ होगा, ठीक। तो कैसे करेंगे इसको, फिर अगर हमें तरीका नहीं पता है तो फिर वही समस्या कि पहले 1 का घन करो 1, 2 का घन करो 8, 3 का घन करो 27,
ऐसे फिर इनको सबको जोड़ो, ऐसे जोड़ने में फिर वही 20-30 मिनट लग रही हैं, तो इसका मतलब ये भी हमें एग्जाम में हो नहीं पाएगा। ठीक, तो इसका भी तरीका सीख लेते हैं। अगर घन वाला हो, ठीक, तो योग बराबर क्या होता है, n+1/2 और इसका पूरे का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, अब n बराबर क्या है, n बराबर है 10, तो यहाँ 10 रख लो, 10 गुना 10 और 1 11/2, ऊपर स्क्वायर है। ठीक, तो 2 से इसको 5 बार कट गया, तो अंदर कितना रह गया, 5 और 11, 11×5 = 55। ठीक, तो 55 का वर्ग कर लेंगे, तो 55 का वर्ग जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। देखो 5×5 = 25, ठीक है, और 5×6 = 30, ये हो जाएगा। जब हम 55 का वर्ग करेंगे तो 55 का वर्ग मतलब 55 की 55 में गुणा करके देखेंगे ना आप, तो ये आ जाएगा 3025, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं तो आप इनको इस तरीके से कर सकते हैं, और करने से पहले आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। और याद कैसे होंगी, जब आप इनको रिवाइज करेंगे, डेली इनके क्वेश्चन करेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको याद होगा। इनके नोट्स बनाएंगे, एग्जाम टाइम पे नोट्स पढ़ेंगे, तब आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं मैं आपको सारे बोर्ड पे करा दूंगा। आप देख लेना कि पिछले सालों में 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आए हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे ही तैयारी कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, नंबर ही नहीं आएगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। ठीक है, अगर आप ऐसे ही सारे क्वेश्चन को करते रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ और याद कर लेते हैं हम। ठीक है, वो कह देगा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। यानी कि जितने अंक की बड़ी संख्या पूछेगा इतनी बार ही हम 9 लिख देंगे। अगर वो कहेगा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या होगी, 9 होगी सबसे बड़ी। अगर बड़ी की बात कर रहा है और एक कह रहा है तो हम एक बार 9 लिख देंगे। अगर वो कहेगा 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो हम 2 बार 9 लिख देंगे। अगर वो कहेगा 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो हम 3 बार 9 लिख देंगे। 4 अंकों कहेगा तो 4 बार 9 लिख देंगे। 5 अंक कहेगा तो 5 बार 9 लिख देंगे, और 6 अंक कहेगा तो हम 6 बार 9 लिख देंगे। यानी कि जितने भी अंक की वो बड़ी संख्या कहेगा हम इतनी बार ही 9 लिख देंगे। ठीक, अब एक आता है कि एक, देखो ध्यान से, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। अगर छोटी की बात कर रहा है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो वो 1 होती है। ठीक, यानी कि संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 0 से कोई भी संख्या शुरू नहीं होती है। यही मेरा मकसद है बताने का कि एक अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 1 होती है, ना कि 0, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या शुरू नहीं होती है। ठीक, अगर वो कह दें 2 अंक की, अब देखो अब लगाएंगे हम 0, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 और हम एक 0 लगा देंगे, 1 2। अगर वो कह देगा 3 अंक की तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 2 0 लगा देंगे, 1 2 3। 4 अंक वो आएगा, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है बताइए, तो हम क्या करेंगे, 1 0 0 0। तो देख लेंगे 4 अंक हैं क्या, 1 2 3 4। यानी कि जितने भी अंक की सबसे छोटी संख्याएं पूछेगा तो हम सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे और 0 लगा के वो अंक हम पूरे कर देंगे। 4 अंक हमने पूरे कर दिए, सबसे पहले मैंने 1 लगाया, 0 0 0, ये 4 मैंने पूरे कर दिए। ठीक,
यहाँ पे 3 पूछा था, सबसे पहले 1 लगाया, 3 अंक मैंने पूरे कर दिया। यानी कि सबसे छोटी संख्या 1 से शुरू होती है और सबसे बड़ी संख्या 9 से शुरू होती है। ठीक है, केवल आपको इतनी बात अगर पता होगी तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप ध्यान रखेंगे कि अगर बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो वो 9 से शुरू होगी, अगर छोटी संख्या की बात कर रहा है तो वो 1 से शुरू होगी। ठीक है, अगर आपको इतनी बात पता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं गलत होगा। एग्जाम में कैसे पूछेगा कि बताइए निम्न में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी है। अगर आपको पता हो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है तभी तो आप बता पाएंगे। छोटी संख्या 1 से शुरू होती है और बड़ी संख्या 9 से शुरू होती है। केवल आपको इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन और आता है पेपर में, उसे हम बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। ठीक है, आपके लिए नया होगा। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है वो इसको ध्यान लगा के पढ़ सकता है। इकाई अंक क्या होता है? इकाई अंक क्वेश्चन दे देगा कि बताइए 23 गुणा 45 गुणा 63 में इकाई का अंक बताइए। ठीक, अभी तो हमने क्या पढ़ा था? 4, 2, 5, इसमें ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। लेकिन हम इसमें कैसे बताएं? 23 गुणा 45 गुणा 63 में इकाई का अंक क्या है? ठीक, तो हमें इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सिंपल तरीका। इकाई इसमें ये है, इसमें इकाई ये है और इसमें इकाई ये है, तो इकाई इकाई वाले गुना कर दो। 3 गुना 5 गुना 3, इन्हें गुना कर दो इकाई वालों की, तो इकाई के स्थान पर है। तो 3 पंजे 15, 15 तिया 45, तो कितना आया इकाई पे? 5 आया। तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 5। तो आप कह देंगे सर इसमें इकाई का अंक क्या है? 5 है। ठीक, जब आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जब आप देखेंगे पिछले साल के पेपर तो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन उसमें आया हुआ मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह देगा गुना 7, 8 गुना 8, 5, 4 में इकाई का अंक निकालिए, क्या होगा? ठीक, तो इसमें भी आप क्या करें? इकाई इकाई वालों की गुना कर देंगे। 4 गुना 8 गुना 4, 8 चौक 32, 32 गुना 4, तो 32 गुना 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो इसमें इकाई का अंक क्या आ गया? 8। तो तुम कह देंगे सर इसमें इकाई का अंक क्या है? 8 है। ठीक है, तो ये इकाई का अंक आ गया, इकाई अंक। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक तरीके का क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है घात के रूप में। वो कह देगा कि 32 की घात 196, इसमें बताइए। वो कह देगा 32 की घात, वो कह देगा मान लिया 49 दे दिया उसने, इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा? 32 की घात 49 में इकाई का अंक बताइए। इसमें कैसे बताएं? अब 32 की घात 49 यानी कि 32 को 49 बार गुना करें, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? ठीक, तो इसको करने का तरीका क्या है? जो ये घात होती है, जो ये घात होती है, इसको हम 4 से भाग कर लें। इससे भाग कर लें 4 से। ठीक, 4 एकम 4, 9 उतार लिया, 4 दूनी 8, एक शेष बच गया। ठीक है, कितना बच गया? 1 बच गया शेष। जो ये शेष होता है, ध्यान से समझेंगे, जो ये शेष बचता है इसको हमें इकाई की घात रखनी है। तो 2 इकाई का अंक इसमें क्या है? 2, और शेष क्या बचा है? 1। तो 2 की घात जब 1 होगी तो 2 ही लिखा जाएगा, तो ये इसका इकाई अंक होगा। बात समझ में आई? यानी कि जो शेष बचेगा ना वो इकाई की पावर रखनी है। ठीक, मान लिया दूसरा क्वेश्चन एक और देख लो। मान लिया 125 की पावर 125 ही है। ठीक है, तो कह देगा इसमें बताइए इकाई का अंक क्या है? तो देखो बाद की जो 2 संख्याएं होती हैं, बाद की 2 संख्याएं, क्योंकि इसमें तो 2 ही थी इसलिए हमने दोनों ही ले ली, तो बाद की जो 2 संख्या होती हैं उन्हें हम 4 से भाग करके देख लेते हैं। तो बाद की 2 संख्या इसमें ऊपर वाले में घात में क्या है? 25 है।
तो 25 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 बार कट जाएगा, 6 चौक 24, तो शेष कितना बच जाएगा 1। और मैंने कहा था कि जो शेष बचता है और इसमें जो इकाई का अंक जो है उसकी इसको घात लिख देते हैं। तो 5 की घात क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और 5 की घात 1 क्या होगी, 5 ही होगी। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। मान लिया 132 है, इसकी पावर कह दे 197 है जी। इसमें बताइए इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक बताइए क्या होगा। इसमें कैसे पता करेंगे भाई कि 132 की पावर 197 में इकाई अंक क्या है। तो मैंने अब तरीका बताया है कि बाद की जो दो संख्या होती हैं उन्हें हम 4 से डिवाइड कर लें, 4 से भाग कर लो, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 7 यहाँ से उतार लिया, 4 चौक 16, फिर 1 शेष बच गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, इस शेष को इसकी घात चढ़ा दें, तो 2 की पावर 1 बराबर 2, तो इकाई का अंक क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लिया बाई चांस अगर शेष 2 बच जाए, अगर यहाँ 2 बच जाता 2 की पावर 2, तो यानी कि इकाई का अंक क्या आता, 4 आ जाता। ठीक है, मान लिया अगर मैं कह दूँ, चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जिनमें शेष और बचेगा। देखो इस बार तो शेष 1 ही बच रहा था बार बार। तो मान लिया 125 की पावर 126 है, 124 की पावर मान लो 124 की पावर 126 है, वो कह देगा इसमें इकाई का अंक बताइए। ठीक है, इसमें इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो बाद की जो दो संख्या हैं उनको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24, कितना बच जाएगा शेष, 2 बच गया जी शेष। तो मैंने क्या कहा था कि जो इकाई का अंक पूछा होता है उसमें इसकी घात रख देते हैं, तो 4, तो 4 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि शेष तो 2 बचा है ना। तो 4 की घात 2 16, 4 की घात क्या होती है 2, 4 चौक 16, तो इसमें इकाई का अंक क्या है 6, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने लगभग आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, एक आता है भाज्य भाजक शेषफल भागफल, तुमने सुना होगा। ठीक है, मान लिया हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, देखो ध्यान से, मान लिया हम 25 को भाग दे रहे हैं 4 से। ठीक, 25 को भाग हम किससे दे रहे हैं, 4 से, तो 6 चौक 24, शेष बच गया 1। तो इसको तो कहते हैं हम शेषफल, इसको क्या कहते हैं हम, शेषफल। इसको हम क्या कहते हैं, भागफल। और इसको हम क्या कहते हैं, भाजक। क्या कहते हैं इसे हम, भाजक। और इसे हम क्या कहते हैं, भाज्य या संख्या। इसको हम 2 नाम दे सकते हैं, भाज्य भी कह सकते हैं या इसका दूसरा नाम होता है संख्या। तो इसका एक सूत्र होता है, तुमने पढ़ा भी होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसे याद कर लो। ठीक, तो भाज्य किसे कहते हैं, जो यहाँ होती है संख्या। भागफल किसे कहते हैं, जो यहाँ पे आता है। ठीक, भाजक किसे कहते हैं, जिससे हम भाग करते हैं। और शेषफल तो आप जानते हैं कि जो बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन दे देगा वो कि भाजक तो है 5, भागफल है
भागफल, भागफल है 4 और शेषफल, शेषफल है 2। तो वह संख्या बताइए कौन सी है, या कह देगा भाज्य बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जिसकी जो संख्या दी हुई है, जिसका जो मान दिया हुआ है, उसको हम उसके नीचे लिखेंगे। तो हमें भाज्य पूछा है, भागफल कितना हमारा 4, तो भागफल को भागफल के नीचे लिखेंगे। सॉरी, भाजक है ये, भाजक कितना दिया हुआ है 5, और भागफल कितना दिया हुआ है 4, और शेषफल कितना दिया हुआ है 2। तो इसे यहाँ लिख लो। ठीक, 5 20, 20 और 2 22, तो वो संख्या कौन सी है 22 है। ठीक है, इस तरीके से तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। या